हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। एक्चुअली क्या है कि मैं आज लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला था, बट एक्चुअली फर्स्ट टाइम है मेरा, तो वो लाइव सेशन स्टार्ट हो नहीं पाया ड्यू टू टेक्निकल कुछ इशू, या मुझे समझ नहीं आया इस वजह से। तो नेक्स्ट डे हम देखेंगे उसे और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। बट आपके लिए जो मैंने प्रॉमिस किया है, इस वजह से मैं इसमें प्रीमियर वीडियो चलाऊंगा, जिससे आप सबको इजीली चीज़ों को समझने में आसानी हो। वीडियो आज की सीरीज की ज़रूर डलेगी। ओके, तो हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस की इसकी पहली सीरीज को हम आज डिस्कस करेंगे, और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ड ऑन होगा। आज की इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, यानी आज हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सभी भी जनरल अवेयरनेस के सभी सेक्शंस को हम लोग यहाँ कवर अप करने वाले हैं। और मेरा जो चैनल है ये एग्जाम नीति बाय राहुल सर के नाम से है। टेलीग्राम ग्रुप मेरा जो है वो एग्जाम्स नीति के नाम से। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज को। ये जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और ये आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीडीएस, एनडीए, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एंड जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट डिपेंड ऑन, आर्थिक विकास निर्भर करता है किस चीज के ऊपर। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने ये है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा पूंजी का निर्माण, तीसरा बाजार का आकार, चौथा उपरोक्त सभी। तो जल्दी से भाई कमेंट करो, फटाफट कमेंट करके बताओ कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये प्राकृतिक संसाधन के ऊपर डिपेंड करता है, पूंजी निर्माण के ऊपर, बाजार का आकार, या उपरोक्त सभी, इन सभी के ऊपर ये डिपेंड करता है। जल्दी से बताओ भाई पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ध्यान रखना क्या सही होगा, डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यह प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार और उपरोक्त सभी, यानी यह उपरोक्त सभी। नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशन, साइज ऑफ द मार्केट, और अगर हम बात करें तो इन तीनों चीजों के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन तीनों पर निर्भर करता है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन जो समझने वाले हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। पहला ऑप्शन है आपके सामने अमर्त्य सेन, दूसरा फ्रिडमैन, तीसरा महबूब उल हक, और चौथा जो है मोंटेक सिंह। अमर्त्य सेन, फ्रिडमैन, महबूब हक, मोंटेक सिंह। राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये किसके द्वारा डेवलप किया है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं आई होप आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो भाई इसका आंसर क्या है। बताओ इसका आंसर ए है या फिर इसका आंसर सी है। ए है या सी है, क्योंकि ए और सी में से ही होगा। बट ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था भारत में पहला नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स के फील्ड में जीता था वो किसने जीता था, अमर्त्य सेन ने। तो ये वो अमर्त्य सेन है जिन्हें फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में, यानी ये फर्स्ट इंडियन है। फर्स्ट इंडियन है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था किस क्षेत्र में, तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। और महबूब उल हक की बात की जाए और अमर्त्य सेन की बात करें तो इन दोनों ने मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप किया था, बट इसका जो श्रेय है वो महबूब उल हक को जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी महबूब उल हक के द्वारा मानव संसाधन सूचकांक या मानव विकास सूचकांक को डेवलप किया गया था। और इसी के साथ ये अमर्त्य सेन भी मिले हुए या इनके असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। तो इसका सारा श्रेय महबूब उल हक के द्वारा दिया जाता है। और ये कहाँ के, तो ये पाकिस्तान के नागरिक हैं। अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के नागरिक महबूब उल हक, इन दोनों को एक साथ ही नोबेल प्राइज दिया गया था। दोनों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे काम किया था और इसके लिए ही इन्हें ये नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मींस। टेक ऑफ स्टेज का क्या मतलब होता है। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है स्टेडी ग्रोथ बिगेन, यानी आपकी जो ग्रोथ है वो क्या धीरे धीरे स्टार्ट होने वाली है। इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट, इकोनॉमी इज अबाउट टू कोलैप्स, यानी बर्बाद होने वाली है। इकोनॉमी कंट्रोल आर रिमूव्ड। एक अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ का क्या मतलब होता है, स्थिर विकास शुरू होने वाला है, या अर्थव्यवस्था स्थिर है, या फिर अर्थव्यवस्था गिरने वाली है, या सभी नियंत्रण हटा दिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेडी ग्रोथ बिगेन, यानी स्थिरता का विकास शुरू होने वाला है। टेक ऑफ स्टेज का मतलब यही होता है कि अब जो ग्रोथ है वो अगर हम समझें तो धीरे 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 स्टार्ट होने वाली है।
आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो जितने भी स्टूडेंट साथ के साथ जुड़ रहे हैं इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब यहाँ पे हम एक धुआंधार सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की। और वो सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर या PYQ जिसे हम लोग कहते हैं उसे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपका आने वाला एग्जाम काफ़ी ईजी हो जाए। आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो वो बिल्कुल भी 5 सेकेंड 2 सेकेंड से ज़्यादा ठहर ना सके। हाउ द इंटरेस्ट लेवल ऑफ ए कंट्री इज अफेक्टेड बाय FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम बात करें इंक्रीज डिक्रीज रिमेन अनअफेक्टेड, देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज। FDI से किसी देश का ब्याज स्तर कैसे प्रभावित होगा, बढ़ता है या घटता है? जाहिर सी बात है, अगर किसी देश में FDI आएगा तो उससे उसकी जो ब्याज दर है वो क्या होगी, घटेगी। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घट जाता है ब्याज, क्योंकि FDI से भारत या किसी भी कंट्री में FDI आएगा तो उससे उसकी फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ेगा, जिससे कि ब्याज देने की क्षमता कम होती जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये 5वां क्वेश्चन है। द इंसिडेंस ऑफ द सेल्स टैक्स फॉल्स ऑन कंज्यूमर्स, होलसेल डीलर, रिटेल डीलर और प्रोड्यूसर। बिक्री कर का भार किसके ऊपर पड़ता है? बिक्री कर का मतलब ध्यान रखना सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का भार किसके ऊपर पड़ता है भाई? जल्दी से बता दो। उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगा, थोक व्यापारी के ऊपर पड़ेगा, खुदरा डीलर के ऊपर या निर्माता के ऊपर? तो अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर बनाता है। प्रोड्यूसर बनाने के बाद ये प्रोडक्ट किसको बेचता है? होलसेल डीलर को बेचता है। होलसेल डीलर किसको बेचता है? रिटेल डीलर को। और फिर एट द एंड कंज्यूमर के पास ये वस्तु जाती है। यानी सेल्स टैक्स का भार किसके ऊपर पड़ने वाला है? कंज्यूमर के ऊपर। इसका अतिरिक्त भार जो पड़ने वाला है वो कंज्यूमर के ऊपर कब पड़ने वाला है? उपभोक्ता के ऊपर पड़ने वाला है। यानी 5वें क्वेश्चन का आंसर ए सही होगा, उपभोक्ता इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन समझने वाला है, 6वां क्वेश्चन। Who among the following has suggest tax on expenditure? तो अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किसने व्यय पर कर का सुझाव दिया? व्यय पर कर का सुझाव दिया। ये पर्सन कौन था? तो ध्यान रखना, कार्लडोर। इस व्यक्ति का नाम है कार्लडोर। तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ये याद रखने वाली चीज है। कार्लडोर की बात की जाए तो यही वो व्यक्ति है जिसने व्यय पर कर का सुझाव दिया था। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? घाटा। और ये बेसिकली हम किस में यूज करते हैं? बजट के लिए। तो बजट किसके द्वारा बनाया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। आपसे उसने ये पूछा कि ये जो डेफिसिट है ये किससे संबंधित है? मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है, क्रेडिट पॉलिसी से संबंधित है, फिस्कल पॉलिसी से, या टैक्स पॉलिसी? मौद्रिक नीति, क्रेडिट नीति, राजकोषीय नीति या कर नीति? तो बेसिकली ये बजट जो है वो ये राजकोषीय नीति से संबंधित है। किससे? तो राजकोषीय नीति से या फिस्कल पॉलिसी से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती है ये उसका एक पार्ट है डेफिसिट हो या सरप्लस हो, ये दोनों इसी के पार्ट है, गवर्नमेंट के पार्ट है। और इसी वजह से हम ये कहेंगे कि ये फिस्कल पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है, फिस्कल पॉलिसी का एक पार्ट है। गोल्डन हैंडशेक की बात की जाए तो ये जो स्कीम है ये किससे एसोसिएटेड है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम ये किससे एसोसिएटेड है? तो अगर हम बात करें गोल्डन हैंडशेक स्कीम विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना, या फिर सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, या फिर संयुक्त उद्योगों का स्थापित करना, या स्वेच्छा सेवानिवृत्ति। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला उसने बोला इनवाइटिंग फॉरेन कंपनीज, दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। यानी गवर्नमेंट में प्राइवेट को इन्वॉल्व करना ही गोल्डन हैंडशेक कहलाता है। और इसी गोल्डन हैंडशेक स्कीम के तहत धीरे धीरे गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती जा रही है, डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश करती जा रही है, सरकारी प्रॉपर्टीज के शेयर्स को बेचती जा रही है, और या फिर गवर्नमेंट पब्लिक को इन्वॉल्व करके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चीजों को इन्वॉल्व करती जा रही है। द इंटरेस्ट रेट
पॉलिसी इज अ कंपोनेंट ऑफ, यानी ब्याज दर नीति का एक घटक है। किसका? ब्याज दर नीति किसका एक घटक है? आपके सामने ऑप्शन है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी या कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल। तो अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है ये मौद्रिक नीति के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे हम रेपो रेट की बात करें, चाहे हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें, चाहे हम बैंक रेट की बात करें, चाहे हम एमएसएफ की बात करें, चाहे हम ओएमओ की बात करें, तो ये बेसिकली इसके टूल्स हैं या इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके बिहाफ पे इंटरेस्ट रेट पॉलिसी वर्क करती है। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप सबके सामने जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, वर्तमान में अभी रेपो रेट कितने परसेंट चल रहा है, ये जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। 10वां क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इंपीरियल बैंक जो है ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? तो इंपीरियल बैंक 1921 में बना था, 1921 में बना था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक का गठन 1921 में किया गया था। 1921 से पहले ये 3 बैंकों के नाम से जाना जाता था। पहला बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, या फिर हम बात करें बैंक ऑफ मद्रास। तो ये वो 3 बैंक थे जिन 3 बैंकों को मर्ज कर दिया गया 1921 में और नाम दिया गया इंपीरियल बैंक। क्या नाम दिया गया? इंपीरियल बैंक। यही वो इंपीरियल बैंक है जो आगे चल के 1955 में क्या बन गया? एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई होप आपको वीडियो सेशन अच्छा लग रहा होगा। कमेंट जरूर किया करिए सभी क्वेश्चंस के आंसर। यहाँ पे आपको बताना है इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब आपके सामने क्वेश्चन आया है, न्यू कैपिटल इशूड इज प्लेस्ड इन। आपसे पूछा गया है नया कैपिटल इशू रखा जाता है कहाँ पे? कोई भी कंपनी अपने कैपिटल को पहली बार यानी इशू करती है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है उसने सेकेंडरी मार्केट, दूसरा ग्रे मार्केट, तीसरा प्राइमरी मार्केट और ब्लैक मार्केट। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? प्राइमरी मार्केट होगा या सेकेंडरी मार्केट होगा? कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार कहाँ बेचती है? प्राथमिक बाजार में या द्वितीयक बाजार में, यानी माध्यमिक बाजार में? तो जल्दी से बताओ भाई। आई होप आपको इसका आंसर मालूम होगा और जरूर मालूम होगा। जल्दी से कमेंट करो भाई, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी मार्केट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्राइमरी मार्केट यानी प्राथमिक बाजार ऐसा बाजार है जिस बाजार में अगर हम लोग देखें तो कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार बेचती है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पे आप सबके सामने, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड। डिसइन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश का क्या मतलब होता है? क्या डिसइन्वेस्टमेंट को लिबरलाइजेशन कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं या प्राइवेटाइजेशन कहते हैं? व्हाट इज आल्सो नोन एज उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण या निजीकरण? तो आप ध्यान रखना, ये जो प्राइवेटाइजेशन है ना, ये डिसइन्वेस्टमेंट का ही एक पार्ट है, डिसइन्वेस्टमेंट का ही एक कार्य है। तो प्राइवेटाइजेशन किसके थ्रू? डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू ही किया जाएगा। जैसे जैसे डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइवेटाइजेशन के चांस बढ़ेंगे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सॉरी, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के शेयर्स को बेचा जाता है, शेयर को सोल्ड किया जाता है, तो इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। इस प्रोसेस को बोला जाता है विनिवेश। बैंक इन इंडिया वेयर नेशनलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1950, 60, 69 या 79? जल्दी कमेंट करो। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताओ भाई, 1969 में या 79 में? ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में या 79 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इस वक्त कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14। मिनिमम कैपिटल इस वक्त क्या रिक्वायर्ड की गई थी? 50 करोड़ की। जिस भी बैंक के पास 50 करोड़ होंगे उसी बैंक का यहाँ पे क्या किया जाएगा? राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, जो फेरा है इसी के नाम को चेंज करके क्या बनाया गया है? फेमा। फेरा का मतलब क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट।
और आप ध्यान रखना इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, फेमा, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो एक्चुअली ये चेंज किया गया है, फेरा का नाम चेंज करके फेमा कर दिया गया है, जिसके तहत हमारे देश में जो एफडीआई है वो बहुत इजी हो गया है। कोई भी विदेशी कंपनी अब बहुत ही आसानी से चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर सकती है, अपना इन्वेस्टमेंट ला सकती है हमारे इंडिया में। तो ये फेरा या फेमा की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आपके एग्जाम में। भाई अगला यानी 15 क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई इसके आंसर को कमेंट करने से पहले सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करना, और यहाँ पे उन सभी दोस्तों को इसमें टैग करना, शेयर करना जब भी आप फेसबुक पे इस वीडियो को शेयर करोगे, ताकि सभी के सभी लोग अगली क्लासेस से कनेक्ट हो सके। अगली क्लास से हम कोशिश करेंगे, हम इसके लाइव सेशन को करने की कोशिश करेंगे। पैरेलल इकोनॉमी की बात की जाए, इमर्ज ड्यू टू, पैरेलल इकोनॉमी का रीजन क्या है, टैक्स अवॉइडेशन, टैक्स इवेशन, या टैक्स कंप्लेनेशन, या टैक्स एस्टिमेशन। तो समानांतर अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसे हम लोग ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, यानी एक ऐसा बाजार जो कि कैश में किया जा रहा हो, जिसके बारे में गवर्नमेंट को कोई भी नॉलेज नहीं होती है, जिसे ब्लैक मार्केट सॉरी काला बाजारी कहते हैं, या फिर आप ध्यान रखना ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, जिसमें ट्रेड व्यापार सब कुछ होता है बट वो सारी ट्रांजेक्शन कैश के थ्रू होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टैक्स एविशन। इसके पीछे कारण क्या होता है टैक्स इवेजन के पीछे, ताकि कर से बच सके, टैक्स की पॉलिसीज से बच सके, ये इनका मेन मकसद, मेन मोटो होता है। इस वजह से वो सारी ट्रांजेक्शन कैश में करते हैं। जितनी भी अंडरवर्ल्ड की ट्रांजेक्शन होती हैं, इलीगल ट्रांजेक्शन होती हैं, इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, वो सब पैरेलल इकोनॉमी के अंतर्गत आती हैं, समानांतर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि भाई ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ये बताओ क्या आपके लिए यूज़फुल है। ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट यानी कल एक नई सीरीज़ के साथ आएंगे, कोशिश करेंगे सेशन को लाइव रखा जाए। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, और इस वजह से OBS में इसे लाइव करने में मुझे थोड़ा इशू आ गया, इस वजह से आज मैं इसे लाइव नहीं कर पाया सेशन। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट अगली